सो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, सबसे पहले तो डायरेक्ट एसी वोल्टेज दिया। एसी वोल्टेज होता क्या है सबसे पहले, तो एसी एक्चुअली अल्टरनेटिंग होता है। अल्टरनेटिंग मींस उसमें फ्रीक्वेंसीज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है और वो विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी वैरी करते रहता है। उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, वो उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम एसी वोल्टेज। वी हैव टू काइंड ऑफ वोल्टेज, या हम बोल सकते हैं उसको, मतलब हमारे पास दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं, लाइक एक डीसी सिग्नल होता है जो कांस्टेंट होता है, पूरा कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने अगर इसका ग्राफ लिया, वोल्टेज का है, ये वोल्टेज है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यू कैन सी दैट कि आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट उसके साथ आपका ये वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम प्योर डीसी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, प्योर डीसी, या डायरेक्ट सर्किट, या डायरेक्ट करंट, या डायरेक्ट वोल्टेज। ओके, जो चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज इसको फ्रीक्वेंसी से कुछ लेना देना नहीं। बट सेकेंड काइंड ऑफ सिग्नल्स आर लाइक दिस, कि ऐसे सिग्नल होते हैं। सो ये साइनोसॉइडल सिग्नल है। सपोज ये वोल्टेज है आपका, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही था, चैप्टर 6 में हमने एसी जनरेटर पढ़ा था, तो उसमें एक वैल्यू आई थी, v इज इक्वल टू वीएम, आई थिंक ई था वहां पे, उसको मैं वी लिख रहा हूँ, वीएम साइन ओमेगा टी, ऐसे कोई वैल्यू था। ओके, मतलब कि ये जो फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक प्लस वीएम होगी और एक होगी माइनस वीएम। ओके, मतलब ये दो वैल्यूज के बीच में वो उसकी पूरी वैल्यूज वेरी करेगी। और ये फंक्शन कौन सा है, साइन फंक्शन। तो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट, ये साइन फंक्शन का ग्राफ होता है, ये ऐसे बनता है। इसीलिए मतलब वीएम, वीएम तो है, बट वीएम कैसे चेंज हो रहा है, तो ऐसे चेंज हो रहा है कि वीएम की जो भी वैल्यू की उसको मल्टीप्लाई बाय साइन की वैल्यू आएगी, और उसका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा उसका आप ग्राफ प्लॉट करते जाओगे, तो यू विल गेट सच काइंड ऑफ सिग्नल। ओके, तो ये एसी सिग्नल था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एसी, प्योर एसी, ये सारी चीजें होती है कुछ, प्योर एसी सिग्नल, प्योर डीसी सिग्नल, या ओनली डीसी सिग्नल। अब हमेशा एक चीज याद रखना कि जिस सिग्नल की एक इंटरवल पे, ये इसका एक इंटरवल होगा यहाँ तक 0 से डी, एक इंटरवल पे जिस सिग्नल की एवरेज वैल्यू 0 होती है ना, वही एसी सिग्नल होता है। एवरेज वैल्यू मतलब क्या, कि ये जितना पॉजिटिव होगा ना, उतना ही नेगेटिव होगा ये। तो जब आप इसकी पूरी सम करोगे पूरे सिग्नल की एक इंटरवल पे, और इसकी एवरेज वैल्यू 0 आएगी ना, तो ही ये सिग्नल एसी सिग्नल कहा जाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट एन एसी सिग्नल। और ऐसी पॉसिबिलिटी सिर्फ दो सिग्नल्स में मोस्टली होती है, एक साइन फंक्शन में और एक कॉस फंक्शन में। कॉस और साइन फंक्शन की किसी भी एक इंटरवल पर की अगर आप एवरेज वैल्यू लोगे, तो इट विल ऑलवेज 0। वो कैसे आएगी मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे। So that you can't say that every signal is a sine signal which is varying with the time. मतलब हर कोई सिग्नल जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो साइन सिग्नल होता है, ऐसे नहीं। लाइक अगर मेरे पास कोई एक ऐसा सिग्नल है, समथिंग लाइक दिस, अब ये सिग्नल है, तो आप यू कैन सी डायरेक्टली कि इसका पॉजिटिव पोर्शन ज्यादा है, इसका नेगेटिव पोर्शन कम है, तो इसके एक इंटरवल पे एवरेज वैल्यू 0 नहीं आएगी। ओके, यू कांट गेट अ 0 वैल्यू एट अ सिंगल इंटरवल। ओके, तो दिस इज नॉट अ साइन सिग्नल। ओके, ये साइन सिग्नल है। साइन सिग्नल के लिए आपका पॉजिटिव नेगेटिव पोर्शन सेम होना चाहिए। वो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव, तब आप उसकी टोटल करोगे तो इट विल बी 0 ऑन अ इंटरवल। ओके, so that is the important thing to know here. Not every signal is a sine signal which is varying with the time. Okay, इसीलिए अब ये डीसी है तो ये क्या होगा, तो ये भी डीसी है। ये जो सिग्नल है जिसकी एवरेज वैल्यू 0 नहीं होता, इट इज डीसी सिग्नल। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर डीसी में तो फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो इसमें तो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है ये, तो हाउ कैन यू से दैट दिस इज डीसी। एक्चुअली डीसी मतलब ऐसा नहीं कि जो कांस्टेंट होता वही डीसी होता। दिस इज डीसी, बट दिस इज फ्लक्चुएटिंग डीसी। इसको फ्लक्चुएटिंग डीसी कहा जाता है, जिसमें कुछ रिपल फैक्टर्स रह जाते हैं। रिपल फैक्टर मतलब ये जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, मतलब सिग्नल की वैल्यू चेंज करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, उनको रिपल फैक्टर कहा जाता है। ओके, जो सिग्नल के वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें टोटल रिपल फैक्टर, इनका भी रिपल फैक्टर होता है। ये सारी चीजें आगे आएंगी, आपको इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो यू विल गो टू नो दैट व्हाट इज रिपल फैक्टर, हाउ इट वेरीज द सिग्नल्स एम्पलीट्यूड एंड ऑल दैट। ओके, तो ये चीज होती है, रिपल फैक्टर्स होते हैं कुछ कि जो सिग्नल को वेरी करते हैं। इसीलिए दिस इज नॉट कॉल्ड अ प्योर डीसी, दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग डीसी। कि जो फ्लक्चुएटिंग डीसी होता है
उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग इंडक्टर और कैपेसिटर, समथिंग लाइक दैट। कैपेसिटर का यूज करके मोस्टली इसको, ये मतलब क्या करते हैं कि कोई सिग्नल, आप कोई सर्किट डिजाइन कर रहे हो, तो उस सर्किट में आपने एक सिग्नल डिजाइन किया है जो कंप्लीट डीसी नहीं है, ये फ्लक्चुएटिंग डीसी। तो फ्लक्चुएटिंग डीसी होता है, तो जिस एंड पे उसका फ्लक्चुएटिंग डीसी आया, तो उसके पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। तो कैपेसिटर का क्या काम होता है? तो कैपेसिटर ओनली अलाउज एसी सिग्नल टू पास एंड डीसी को ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटर जो होता है उसमें से जो एसी कंपोनेंट्स होते हैं वो पास हो जाते हैं, और जो डीसी कंपोनेंट होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए अगर ये ऐसी सर्किट है, यहाँ से कोई सिग्नल आ रहा है आपका, ये सिग्नल यहाँ से आ रहा है, तो ये सिग्नल फ्लक्चुएटिंग मीन्स क्या हुआ? दिस इज फ्लक्चुएटिंग मीन्स क्या हुआ? ये ना प्योर एसी ना प्योर डीसी। ओके, दैट मीन्स क्या हुआ कि इसमें एसी प्लस डीसी कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, एसी कंपोनेंट्स भी होते हैं, डीसी कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो ऐसा सिग्नल जब आपके इस सर्किट में से पास होगा यहाँ से, तो कैपेसिटर क्या करता है? ओनली एसी को अलाउ करता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो क्या होगा, जितने एसी कंपोनेंट है इस सिग्नल के, वो सारे यहाँ से पास हो जाएंगे, एसी कंपोनेंट्स। ओके, एंड दे विल बी ग्राउंड। ओके, okay, they will be ground through this capacitor. But what about DC components? तो DC component आपके यहाँ आ जाएंगे आगे। पर यहाँ पे आप जो भी चीज यूज करोगे, लाइक आप कोई एलईडी यूज कर रहे हो या कुछ भी यूज कर रहे हो, तो दिस एलईडी विल ब्लो विद दिस सिग्नल। ओके, ये एलईडी इस डायरेक्ट सिग्नल से भी ब्लो करने लग जाते, बट वो कैसे करती? फिर वो स्पार्कलिंग जैसी करती, मतलब वो ब्लिंकिंग करती वो एलईडी। बट जब आप डीसी सिग्नल प्योरली यहाँ पे भेज रहे हो, तो वो क्या करेगी? एक कांस्टेंट लाइट देगी आपको। So this is something like AC, DC, pure DC, pure AC, and between AC and DC. Okay, ये आपका प्योर DC। ओके, ये आपका प्योर AC, इसमें सिर्फ AC कंपोनेंट्स है। ओके, एंड इट इज बिटवीन AC and DC, दैट मींस फ्लक्चुएटिंग DC कहा जाता है इसको, which has some components, which has some AC components as well. Got it? यहाँ तक किसी को डाउट? ये आपके बुक में नहीं है, बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू नो, क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। कभी कभी जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि द गिवन सिग्नल इज एसी और डीसी, और फाइंड विच ऑफ द सिग्नल इज एसी सिग्नल। तो आपको पता होना चाहिए कि एसी सिग्नल सिर्फ वही होता है जिसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है, और वो हमेशा साइन या कॉस फंक्शन से मोस्टली रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि बाकी सारे फंक्शंस की एवरेज वैल्यू 0 नहीं आती। आप चेक कर लेना, tan फंक्शन की भी नहीं आएगी, tan की नहीं आती तो cot की भी नहीं आएगी, sec cosec की भी नहीं आती, क्योंकि वो इनवर्स होते हैं साइन कॉस के। सो द you have only two trigonometric functions, sin and cos, which are having average value on its interval. उसके बाद फिर स्क्वायर सिग्नल्स आते हैं, कुछ स्क्वायर सिग्नल होते हैं, कुछ ट्रायंगुलर सिग्नल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे टाइप के सिग्नल्स होते हैं। ऑल आर एसी सिग्नल्स, अगर उनकी एवरेज वैल्यू 0 है तो। ऐसा मत सोच के चलना एग्जाम में कि यू विल ओनली गेट, मतलब कि अगर कोई एग्जांपल ऐसे आ रहा है आपके एग्जाम में, ऐसे कोई एग्जांपल है कि ऐसा एक सिग्नल है, ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, सेकंड सिग्नल है, थर्ड वन इज लाइक दिस, और लास्ट वन ऐसे होगा। अब इसको फिर एक मिनट, और एक ऐसे सिग्नल है, और बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसी सिग्नल। तो इनमें से कौन सा एसी सिग्नल नहीं है? विच वन इज नॉट एन एसी सिग्नल? So this will be not your AC signal, because you can see here ये triangular function है बट दोनों इक्वल है, एवरेज वैल्यू 0। ये आपका स्क्वायर फंक्शन है बट एवरेज वैल्यू 0। ये आपका साइनसोइडल फंक्शन है तो एवरेज 0। दिस इज समथिंग लाइक साइनसोइडल, बट ये शिफ्टेड वर्जन है थोड़ा, या फिर प्रॉब्लम देख सकते हो कि ये थोड़ा क्लैंप हो गया नीचे,
So that's why it will not give you an average value, zero average value at its interval. So this is not your AC signal. Not AC, okay? नहीं तो कभी कभी उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि विच वन इज फ्लक्चुएटिंग डीसी, इन चार में से फ्लक्चुएटिंग डीसी कौन सा है? So again your answer will be this one. This is not AC, that means it is fluctuating DC. तो थर्ड क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि which of the following signals have AC plus DC components? So it has only pure AC components. It has only pure AC components. It also have only pure AC component. So this is the only signal which have AC plus DC components. Okay, तो तीन टाइप के क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन से बन सकते हैं. So you have to keep it in your mind. हेलो, हाँ बोलो. Anybody asking anything? Okay, then अब AC वोल्टेज टू और रजिस्टर. सबसे पहले रजिस्टर है जिसको हम AC वोल्टेज देंगे. तो रजिस्टर इज समथिंग काइंड ऑफ एलिमेंट which doesn't have any problem with the AC or DC signal. It has only one function to do, to reduce current, okay, or to oppose the current. So AC voltage to a resistor. Figure 7.1 shows that the resistance connected to the source epsilon of a AC voltage. This symbol for a AC source in the circuit is given by this. तो देखो DC और AC के ऐसे सिंबल्स है. This is the symbol of AC signal. Okay? अगर आपके सर्किट में कभी भी ऐसा सिंबल है तो समझ लेना वो वोल्टेज या वो करंट सोर्स जो भी होगा वो AC होगा. Okay, we consider a source which produces a sinusoidally varying voltage difference across its terminals. अब ये रजिस्टर है, अब यहाँ से आप साइनसोइडल सिग्नल दे रहे हो तो इसका जो वोल्टेज होगा वो भी साइनसोइडल ही होगा. ओके, एसी सिग्नल आप दे रहे हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो साइनसोइडल होगा. साइनसोइडल क्यों कहा गया? बिकॉज दिस इज अ साइन फंक्शन. साइन फंक्शन होता है तब साइनसोइडल वर्ड यूज किया जाता है. ओके, लेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस is also called AC voltage and वो कितना होगा? V is equal to Vm sin omega t. तो हम ये इतना वोल्टेज दे रहे कि जिसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm है और वो जो फंक्शन है उसका जो सिग्नल होगा, जो सिग्नल है आपके पास उसका जो फंक्शन होगा वो साइन फंक्शन होगा. तो Vm is the amplitude of the oscillating potential difference and omega is its angular frequency. So that you can see from this figure कि अगर कोई आपको एक बेसिक चीजें बता देता हूँ किसी भी सिग्नल की. तो यहाँ पे जो सिग्नल है, सपोज ये आपका कोई सिग्नल है, एसी सिग्नल है. ओके, आई कैन ड्रॉ इट प्रॉपरली सो दैट. तो अब ये अगर सिग्नल है आपका V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी. ओके, तो ये जो ओमेगा है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है. दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको ऐसे भी लिखा जाता है 2 पाई f. एक्चुअली f मैं f लिखता हूं बट इस चैप्टर में शायद स्मॉल v लिखा होगा हर बार फ्रीक्वेंसी को. दे विल राइट स्मॉल v फॉर द फ्रीक्वेंसी. ओके, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है. ओके, अब ये Vm क्या होता है? तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल और इसकी दो वैल्यूज होते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू होती है. ओके, ये Vm होता है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल. ये सपोज ये सिग्नल जो है इसका टाइम इंटरवल t है. ओके, तो ये सिग्नल जो टाइम इंटरवल मतलब टाइम पीरियड किसे कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट कि जो सिग्नल होता है उसको एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है दिस इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. ओके, और जब एक सिग्नल कोई एक सिग्नल जो एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है मतलब तो वो कितना एंगल कंप्लीट करता है? तो 2 पाई जितना एंगल कंप्लीट करता है. सो ओमेगा यू कैन राइट ओमेगा एज अ 2 पाई बाय t. तब टाइम कितना लगता है उसको? t. दिस इज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और यू कैन से एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगल अपॉन टाइम होता है. एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट थीटा अपॉन t. तो जब कोई एक सिग्नल एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, वन पीरियड कंप्लीट करता है और वन साइकिल कंप्लीट करता है तब वो 2 पाई जितना एंगल कवर करता है हमेशा साइन और कॉस फंक्शंस में. ओके, व्हेन इट फिनिशेस इट्स वन कंप्लीट साइकिल दैट मींस इट कवर्स अप अ 2 पाई एंगल. पाई मतलब 180 होता है, 2 पाई 360 होता है. ओके, तो 2 पाई बाय t इज नथिंग बट ओमेगा.
बट ये 1/t जो होता है, 1/t इज नथिंग बट योर फ्रीक्वेंसी। उसको म्यू लिखेंगे या फिर एफ भी लिखेंगे हम लोग। ओके, कीप दिस टर्म्स इन योर माइंड, इट इज वेरी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2πf या फिर 2πv, जो लिखना हो। अकॉर्डिंग टू बुक वी विल गो विद इट। अगर बुक में v लिखा होगा तो हम पूरे चैप्टर में v से ही डिनोट करेंगे, f होगा तो f से, पर मुझे पता है तब तक यहाँ पे v लिखा होगा। ओके, एंड देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, सो टाइम पीरियड t इज नथिंग बट, ओके, एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। गॉट इट? नाउ व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? तो ये एक साइकिल था, तो ऐसे कितने साइकिल्स? ये फर्स्ट साइकिल, ये सेकंड साइकिल, फिर ये थर्ड साइकिल, फिर ये फोर्थ साइकिल, सारे इक्वल होते हैं, फिफ्थ साइकिल ऐसे। मतलब अगर ये आपका फर्स्ट साइकिल हुआ, दिस इज ओनली साइकिल, दिस इज सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल, मतलब ये सिग्नल क्या है, खुद को रिपीट करता है। यहाँ से इतनी जो वैल्यूज होगी वही यहाँ से इतनी होगी, वही यहाँ से इतनी होगी। तो जिस सिग्नल में ऐसे रिपीटेटिव मैनर होता है, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल। ऐसे सिग्नल को पीरियोडिक सिग्नल कहा जाता है। एंड इन पीरियोडिक सिग्नल यू विल हैव अ फ्रीक्वेंसी। अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो यू विल हैव द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ओके, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में, ये ऐसा फर्स्ट साइकिल है ना, तो ऐसे कितने साइकिल्स एक सेकेंड में कंप्लीट हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी। ओके, जैसे कि हमारे घर में जो लाइट होती है, पावर आती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम 50 हर्ट्ज बोलते हैं। दैट मीन्स जो सिग्नल उसमें आ रहा है, इसी सिग्नल, वो एक सेकेंड में, ऐसा एक साइकिल होता है ना, तो ऐसे एक सेकेंड में वो 50 साइकिल्स कंप्लीट करता है। ओके, it completes 50 cycles in a 1 second. That's why its frequency is 50 hertz. Frequency is represented by hertz और second inverse. उसका यूनिट सेकंड इनवर्स भी होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में टाइम होता है। और मोस्ट प्रोबेबली फ्रीक्वेंसी इज रिटन बाय दिस वे, फ्रीक्वेंसी v इज नथिंग बट 1/t। तो वही ऐप होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी v इज नथिंग बट 1/t होता है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ओके, अब इसके बाद होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? तो ये जो सिग्नल है, ये जो एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करता है, तब उसने जो लीनियर डिस्टेंस कवर किया होता है, उसे उसकी वेवलेंथ कहा जाता है। साइज ऑफ सिग्नल और लेंथ ऑफ द सिग्नल, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, जो कंप्लीट साइकिल कंप्लीट किया है इस सिग्नल ने, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, वो होती है सिग्नल की वेवलेंथ कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्बडा। So all these terms are very important in this chapter, so that's why we are that's why I'm dealing with this teams sorry, this term side now. Okay, आपको कितनी चीजें समझनी है? एक एम्पलीट्यूड, ओमेगा, एफ, ओके, टाइम पीरियड टी, and wavelength lambda. These are most important terms in this chapter, and angle as well. तो जो बाकी सारी चीजें जब आएंगे तब मैं बताऊंगा। ओके, सो नाउ यू कैन गेट दिस थिंग। तो v इज इक्वल टू vm sin ओमेगा t, मतलब इसका एम्पलीट्यूड v है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग पोटेंशियल एंड ओमेगा इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, जो बोलना हो। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर, we can apply the approach Kirchhoff's rule. So summation of epsilon of t is equal to 0. Okay, so that you don't need to do all these things. तो आप सपोज कि ये सिग्नल में से जो करंट पास हो रहा है, आई पास हो रहा है, ओके, और इसका जो टोटल आपने ईएमएफ दिया है उसको, या टोटल वोल्टेज दिया है, वो कितना दिया है? Vm इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू आई। तो सिंपली हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे? V इज इक्वल टू आई आर इक्वेशन होता है। ओके, वी आर यूजिंग दैट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? Vm sin ओमेगा t है, I इज इक्वल टू स्मॉल i लिया है उन्होंने, और R है। तो वी वांट टू फाइंड द करंट, तो करंट इज नथिंग बट I इज इक्वल टू Vm अपॉन R sin ओमेगा t। तो ये R को हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो इट विल बी इन डिनोमिनेटर ऑफ Vm, बिकॉज ये भी एक वैल्यू है, तो वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय ओनली वैल्यू। ओके, so this is your current through the
resistance. Okay, Vm upon R sin omega t. So Vm upon R is called as nothing but Im, the maximum of current, your amplitude of current. So Im is nothing but Vm by R, where the current amplitude Im is given by. So Im is equal to Vm upon R. तो ये हो गया current through the circuit. Got it? ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन है. So now let's draw its graph. तो सबसे पहले जो ग्राफ होता है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं होने वाला है. देखो आपका यहाँ पे मेन चीज क्या है कि आपका जो सिग्नल है, आप दोनों इक्वेशन चेक करो. वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो भी Vm sin ओमेगा टी है, और करंट का जो इक्वेशन है वो भी Im sin ओमेगा टी है. मतलब दोनों फंक्शन जो होंगे साइन फंक्शन ही होंगे. मतलब जो दोनों स्टार्ट भी एक ही पॉइंट से होंगे, एंड भी एक ही पॉइंट पे होंगे, और मैक्सिमम मिनिमम भी सेम पॉइंट पे ही होंगे. दैट मीन्स क्योंकि इनके एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर गिविंग द सेम एंगल. सिर्फ इनकी दोनों की वैल्यूज जो है, इसकी वैल्यू Im है और इसकी वैल्यू Vm है. तो ये वैल्यूज ही सिर्फ चेंज होने वाली है. और ऑब्वियसली हमें पता है कि Vm के डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो Im की जो वैल्यू होगी वो Vm से कम ही होगी. ओके, बिकॉज कि हम सपोज कि Vm हमारा, लेट्स सी कि Vm आपका अगर 5 हुआ, ओके, Vm आपका 5 है, ओके, और रेजिस्टेंस जो है R वो 2 ओम है सपोज. ओके, तो Im कितना होगा? Im is nothing but Vm upon R. तो कितना है? 5 अपॉन 2, तो 2.5. तो आपका करंट हो जाएगा 2.5. वोल्टेज आपका था 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपका 2 ओम था, तो Im इज इक्वल टू क्या था? Vm by R. तो 5/2 is equal to 2.5. So that you can get from here, ये 2.5 हो गया. दैट मीन्स क्या हुआ कि आपका जो ग्राफ बनेगा, दोनों का ग्राफ सेम होगा, लेकिन आपका जो Im होगा वो आपका Vm से कम होगा. So you can draw like this. साइन फंक्शन आपको ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ एक ही फंक्शन करना है, साइन फंक्शन. जस्ट इधर दिया हैविंग, आपको दोनों का साइन फंक्शन ही ड्रॉ करना है. बट उसमें क्या है कि एक वैल्यू होगी आपकी Vm, ओके, तो उसके इक्वल पार्ट्स में होगी माइनस Vm. ओके, अब सेकेंडली एक वैल्यू होगी Im, जो Im छोटी वैल्यू इसलिए हम लोग उसको नीचे ले रहे हैं. तो जितना वो पॉजिटिव कम होगा उतना ही नेगेटिव भी कम होगा, तो माइनस Im. आपका जो वोल्टेज होगा वो Vm से प्लस Vm से माइनस Vm के बीच में वैरी करेगा, बट आपका करंट प्लस Im से माइनस Im के बीच में ही वैरी करेगा. सो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऐसे, नेगेटिव मैक्सिमम इनटू 0. तो ये आपका Vm का ग्राफ हो गया. दिस इज फॉर V. ओके, अब नेक्स्ट है Im. सेम ग्राफ आएगा, बट यहाँ पे जाएगा वो, यहाँ से 0 यहीं पे होगा, दोनों इक्वल अमाउंट इंटरवल पे 0 होंगे. Here, then again 0. This way. Got it? तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. This will be the maximum value of this one. So you can understand that I can draw it properly here, this way. So this is the graph for your Im. I. Got it? समझ में आया ये? Any doubts? So equation is Ohm's law, which for resistor works actually equally well for both AC and DC voltages. A voltage across a pure resistor and the current through it is given in the equation 7.1 and 7.2. ये 7.2 है, I is equal to Im sin omega t. 7.1 V is equal to Vm sin omega t. Okay. Note that in a particular that both V and I reach to 0 minimum and maximum values at the same time. एट द सेम टाइम दोनों मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं, दोनों 0 एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं, दोनों मिनिमम पे भी एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं. ओके, दोनों वोल्टेज और करंट, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है. फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है
कि जो ये ओमेगा टी है उसके साथ कोई एक टर्म अगर प्लस हो या माइनस हो तो उन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। और ये देखो एक्चुअली ये जो ग्राफ है इसमें जो हमने वैल्यूज ली ना यहाँ पे, तो ये हमने एंगल्स लिए हैं क्योंकि हमने ओमेगा टी का ग्राफ बनाया है। तो ओमेगा टी वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ है, सो दैट यहाँ पे एंगल्स होते हैं। तो जब दोनों के वैल्यू सेम टाइम पे इक्वल हो रही हो ना, साइन फंक्शन दोनों के लिए सेम होगा, इसीलिए इनकी वैल्यूज जो होगी वो चेंज होगी सिर्फ, बट वो मैक्सिमम और मिनिमम और जीरो सारे एक ही पॉइंट्स पे होंगी। ओके, बट यहाँ पे जब फेज डिफरेंस आता है देन योर ग्राफ शिफ्टेड बिफोर और आफ्टर, वो हम बताऊंगा मैं तुम्हें, तब वो जो फंक्शंस होते हैं वो लीडिंग या लैगिंग करते हैं। We see that like the applied voltage, current varies sinusoidally and has corresponding positive and negative values during each cycle. So the sum of the instantaneous current values over a complete cycle is zero. देखो जैसे मैंने बोला था कि sum of instantaneous current values over a one complete cycle is zero. मतलब आप ये जो current है ये AC सिग्नल है, तो इसके पूरे साइकिल पर की जितनी वैल्यूज आएंगी उनकी सबके अगर आप सम करोगे या तो एवरेज वैल्यू फाइंड करोगे तो इट विल बी जीरो। ओके, एंड दिस फैक्ट्स this the fact that average current is zero however does not mean that the average power consumed is zero, and is that there is no dissipation of electrical energy as you know Joule's law। अब देखो भले उसका एवरेज करंट जीरो, दैट डजंट मीन कि उसका एवरेज पावर जीरो होगा, बिकॉज हम सबको जूल का रूल पता है कि जूल हीटिंग इज गिवन बाय आई स्क्वायर इनटू आर एंड डिपेंड्स ऑन आई स्क्वायर। इसका मतलब वो आई आर नहीं है, अगर आई आर होता तो उसका एवरेज पावर भी जीरो होता, बट आप किसी फंक्शन के आप स्क्वायर करोगे ना तो वो फंक्शन चेंज हो जाता है। तो आप अगर स्क्वायर करोगे तो यू विल नॉट गेट एन एवरेज वैल्यू टू जीरो। ओके, दैट्स व्हाई उसका एवरेज पावर जीरो नहीं होगा। सो जो पावर है इट डिपेंड्स ऑन आई स्क्वायर नॉट ऑन आई। अब ये कैसे आता है ना ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों जीरो नहीं आता ये सब, इसका एवरेज पावर जीरो क्यों नहीं होता, बिकॉज बट आप जैसे हम चैप्टर में आगे आगे बढ़ेंगे I will completely tell you how I square function's average value is not zero, but I function with the only I has a zero value. Thus, there is a Joule heating and dissipation of electrical energy when AC current passes through the resistance. मतलब आप जब भी AC करंट आपका रेजिस्टेंस में से पास होता है तो उसमें क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिसिपेशन होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, जूल हीटिंग कहते हैं। सो द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द सिग्नल, तो P is equal to I square into I, स्मॉल आई स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। अब ये चीज होती है जो एवरेज पावर के लिए होती है, एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे ही दिया है, बट आई फील कि ये मैं आज इसमें नहीं जाने वाला हूँ, आज का मैं चैप्टर यहीं तक रखूंगा, कल से मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा क्योंकि ये छोटा सा कंसेप्ट नहीं, इट इज वेरी डीप कंसेप्ट। ओके, इतने जल्दी वो समझ नहीं, कुछ लोगों का मैथ्स सही होगा नहीं होगा, so I am not very well known with all these things to you, whether you know it or not don't know it। ओके, सो दैट हम कल VRMS IRMS भी हो जाएगा हमारा। फेजर आ गया क्या डायरेक्ट? ओके, फेजर, AC वोल्टेज टू इंडक्टर। इस चैप्टर में से कुछ थ्योरीज निकल गई है, आई नीड टू नो which are inside or which are out, which are in the chapter, which are out of the chapter। देखो आपको प्रॉब्लम सिर्फ जब ये आएगा ना AC और DC, आई मीन इंडक्टर और कैपेसिटर आएगा ना, तो उनका क्या इंपॉर्टेंस है ना वो आपको समझ में आएगा यार।